वेक्टर में आपकी आज सेकंड क्लास है और अभी तक आपने जो वेक्टर्स में जाना है एक बार जल्दी से फटाफट रिवाइज करा दें कि वेक्टर्स जो हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं और इन फिजिकल क्वांटिटीज की खास बात है कि इनके पास में मैग्नीट्यूड होता है और स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन नहीं कहे वो स्पेसिफिक डायरेक्शन कहोगे तो गलत हो जाएगा, उतना परफेक्ट आंसर नहीं होगा। जब भी आपसे वेक्टर्स के बारे में कुछ भी पूछा जाए तो आप डायरेक्शंस कहते हैं तो ठीक है, ऑर्डिनरी वे में सही है, लेकिन अगर आप परफेक्ट आंसर चाहते हैं तो वेक्टर्स आर द फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग द मैग्नीट्यूड एंड द स्पेसिफिक डायरेक्शंस। तो ये हम जान चुके थे। और फिर एक क्वेश्चन था कि हाउ वी रिप्रेजेंट वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। जो वेक्टर वाली फिजिकल क्वांटिटीज हैं हम उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैसे उनको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है। तो एक तो आपने पढ़ लिया था एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन। दो तरीके होते हैं, एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन और दूसरा होता है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। अब ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है वो हम आज बताएंगे, लेकिन एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है ये हम आपको बता चुके हैं। तो एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या बात थी, कौन सा ऐसा वे था जिसमें आप इस वे से इस तरीके से वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते थे। तो एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन में कहा गया कि पुट एरो साइन over the symbol of vector physical quantity, कि जो भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है आप उसके सिंबल पर एक एरो का साइन रख दीजिए। ये था एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन। जैसे एक फिजिकल क्वांटिटी होती है एक्सेलरेशन और ये वेक्टर होती है और इसका जो सिंबल होता है वो ए होता है, तो ए के ऊपर एरो लगा दीजिए। एक फिजिकल क्वांटिटी है आपकी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी भी वेक्टर होती है, इसका सिंबल वी होता है, इसके ऊपर आप एरो लगा दीजिए। एक फिजिकल क्वांटिटी है आपकी फोर्स, तो फोर्स का सिंबल एफ होता है, इसके ऊपर वेक्टर लगा दीजिए। तो जितनी भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके जो सिंबल होते हैं आप उनके ऊपर एक एरो लगा दीजिए तो बन जाएगी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। और जो ये तरीका है और ये जो मेथड है इसको कहा जाता है एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन। इतना ये काम हम लोग पहली क्लास में कर चुके हैं। अब ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है उसको देखा है कि किसी भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का ज्योमेट्री वाला तरीका क्या है। तो बात करते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। आगे बढ़े इसके पहले एक चीज और बता दें, पिछली क्लास में बता चुका हूं कि जब हम एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन करते थे तो जो एरो लगा करके सिंबल पे जो एरो लगा के लिखा जाता था, अगर हम इसको दो पैरेलल लाइंस के बीच में सेट कर दें, जैसे कि इस तरीके से लिखें, तो इसको पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ एक्सेलरेशन। वेलोसिटी को दो पैरेलल लाइंस के बीच में रखते हैं तो क्या पढ़ेंगे, मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी। तो ये भी आपको पिछली क्लास में बताया गया था कि
कि जो ये एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, तो एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन में अगर आप उस रिप्रेजेंटेशन को दो पैरेलल लाइंस के बीच में डाल देते हो तो फिर उसको पढ़ा जाता है मॉडुलस। मॉडुलस मतलब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू। जैसे आपके पास में कोई वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है कैपिटल ए, तो हमने कहा कैपिटल ए इज वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, वीपीक्यू। वीपीक्यू का फुल फॉर्म हो गया वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। तो इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ ए, मॉडुलस ऑफ ए। इसको पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए। इसको पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ये भी आपकी एक हैबिट एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको बताई गई थी कि जो भी एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशंस होता है, अगर आप उस रिप्रेजेंटेशंस को दो पैरेलल लाइंस के बीच में रख देते हो तो अब उसको पढ़ा जाता है मॉडुलस। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में किसी भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? देखो नाम में आ रहा है ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री का मतलब है कुछ डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में हमें करना होता है इन दिस रिप्रेजेंटेशन, जब ये रिप्रेजेंटेशन हमें करना होता है तो हमें ड्रॉ कर देना होता है, वी ड्रॉ एरो लेंथ, एरो लेंथ फॉर गिवन वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। जो भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी हमको दी जाती है, हम उसके लिए एक एरो लेंथ बनाते हैं, यानी तीर का निशान बनाते हैं और उसकी अपनी एक ठीक ठाक लेंथ होती है, लंबाई होती है। जैसे कि हमको एग्जाम्पल में कहा गया, बताया गया हमको कि फोर्स जो है वो 20 न्यूटन है और ये अपवर्ड है, ऊपर की तरफ है। तो अब देखो वो लिस्ट थोड़ा सा आपको अपनी लंबी रखनी पड़ेगी, यानी कि कुछ एग्जाम्पल कम से कम 10-15 एग्जाम्पल तैयार होने चाहिए कि जो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो हमें पता है कि फोर्स एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, तो यहाँ पर कहा गया कि फोर्स 20 न्यूटन है और ऊपर की तरफ है, अपवर्ड। तो ज्योमेट्री में इसको कैसे लिखेंगे, ज्योमेट्री में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो क्वेश्चन दिया गया है रिप्रेजेंट इट ज्योमेट्रिकली। तो ज्योमेट्री में आप इसको रिप्रेजेंट करके बताइए, दिखाइए। तो देखो ऊपर क्या लिखा है कि इन दिस रिप्रेजेंटेशन वी ड्रॉ द एरो लेंथ। हम एक तीर बनाएंगे और उस तीर में अपनी एक लंबाई होगी, लेंथ होगी, और उसके लिए वो तीर बनाएंगे जो गिवन फिजिकल क्वांटिटी है, वेक्टर वाली। यहाँ पर गिवन फिजिकल क्वांटिटी फोर्स है और जो कि ऊपर की तरफ है। तो लीजिए मैंने एक तीर बना दिया और इस तीर को हमने ऊपर की तरफ बनाया, लाइक दिस। तो ये जो तीर हमने बनाया है ये तीर फॉर द फोर्स है। तो क्योंकि ये एरो फॉर द फोर्स है तो इसके साइड में मैंने लिख दिया फोर्स। अब तीर की लंबाई क्या होनी चाहिए, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जो हम एरो बनाएंगे उसकी लेंथ क्या है। तो बच्चों उसकी जो लेंथ होती है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के बराबर होती है। मतलब जो एरो आप बनाते हो उस एरो की लंबाई क्या होगी? तो आंसर है उस एरो की लंबाई उस वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड के बराबर होगी। मतलब यहाँ पर जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 20 न्यूटन है। तो इस तीर की लंबाई कितनी होगी? इस तीर की लंबाई 20 न्यूटन के बराबर होगी। अब सिचुएशन बहुत टिपिकल होने वाली है क्या कि स्केल में तो सेंटीमीटर होता है, न्यूटन तो होता नहीं है। तो हम तो जो लेंथ निकालते हैं या जो लेंथ बनाते हैं वो स्केल की हेल्प से बनाते हैं। तो स्केल में हमारे सेंटीमीटर होगा, स्केल में हमारे न्यूटन तो होगा नहीं, इंचेस भी स्केल में होते हैं। तो अब हम यहाँ पर कैसे सेटिंग बनाएं?
तो कोई ना कोई स्केल आप अपना बना ले। तो जैसे सपोज कर लिया कि आपने ये मान लिया कि 1 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर, तो ये आपने अपना एक स्केलिंग कर लिया कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 न्यूटन, तो 20 सेंटीमीटर बराबर 20 न्यूटन। तो आपके तीर की जो लंबाई है वो स्केल में तो 20 सेंटीमीटर है, लेकिन वो जो 20 सेंटीमीटर है दैट इज इक्विवेलेंट टू 20 न्यूटन। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं, जरा इस सिचुएशंस को और आगे बढ़ाते हैं। इन दिस रिप्रेजेंटेशन वी ड्रा द एरो लेंथ, एक लंबा सा तीर बनाएंगे ऑफ गिवन वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, और ये तीर हम किसके लिए बनाएंगे, जो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी दी जाएगी उसके लिए बनाएंगे। जो लेंथ ऑफ एरो होती है, जो लेंथ ऑफ एरो होगा, लेंथ ऑफ एरो इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। और जो ये तीर की लंबाई होगी वो तीर की लंबाई उस वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगी। अब ये कॉमन सेंस है कि जब आप लेंथ बनाओगे तो स्केल की हेल्प से बनाओगे। स्केल में क्या होंगे, सेंटीमीटर होंगे, इंचेस होंगे। तो आप अपना एक नया स्केल बनाओगे जिसको हिंदी में पैमाना कहते हैं, कि इतने न्यूटन बराबर इतने सेंटीमीटर, कभी कुछ तो कभी कुछ। जैसे एक एग्जांपल हम और लेते हैं, हमसे ये कहा गया कि जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है और ईस्ट में है, क्योंकि हमें पता है कि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के पास में डायरेक्शन होती है, और जो डायरेक्शन होती है वो स्पेसिफिक होती है। वैल्यू तो होगी, डायरेक्शन भी होती है साथ साथ। तो क्वेश्चन में वेलोसिटी है जिसकी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड है, और इसकी जो डायरेक्शन है वो ईस्ट में है। मुझे इसको ज्योमेट्रिकली दिखाना है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करो भैया इस बात को, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करो। तो अब ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशंस में लंबा सा तीर बना दिया जाता है। तो लंबे से तीर को बनाने के लिए स्केल ली जाएगी, स्केल में सेंटीमीटर और इंचेस होंगे। तो आप अपना स्केल तैयार करिए जिसको हिंदी में पैमाना कहते हैं, अपनी कंफर्टेबल के हिसाब से। यहाँ वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड है। चलो मैंने अपनी स्केल तैयार की कि लेट 2 मीटर पर सेकेंड बराबर 1 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर पर सेकेंड बराबर हो जाएगा 1/2 सेंटीमीटर। और यहाँ पर वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 मीटर पर सेकेंड बराबर हो जाएगा 1/2 × 10 यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो अपना जो 5 सेंटीमीटर है वो 10 मीटर पर सेकेंड के बराबर है। स्केल उठाई और हमें पता है कि ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। तो एक तीर बना दिया जो कि 5 सेंटीमीटर लंबा होगा, क्योंकि ये जो तीर आपने बनाया है वो वेलोसिटी वेक्टर के लिए बनाया है। तो आप इस एरो के अगल बगल वेलोसिटी लिख दीजिए, तो देखने वाले को भी पता चल जाएगा ये जो एरो है फॉर द वेलोसिटी वेक्टर। ये है आपका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में। हमारे पास में एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, और उस वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी का नाम है मोमेंटम। तो मोमेंटम है 16 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और डाउनवर्ड, क्योंकि जिस बात से आपने इस चैप्टर की स्टार्टिंग की है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इन दिस चैप्टर वी डील विद फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग द मैग्नीट्यूड एंड द स्पेसिफिक डायरेक्शंस। तो वेक्टर के चैप्टर में हम केवल उन फिजिकल क्वांटिटी के साथ में डील करते हैं जिनके पास में मैग्नीट्यूड होता है और उनके पास एक निश्चित दिशा होती है। तो मोमेंटम इसी फैमिली का मेंबर है, और क्वेश्चन में मोमेंटम दिया गया है 16 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, 16 केजी मीटर पर सेकेंड, और जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है। तो काम दिया गया है ज्योमेट्रिकली इसको रिप्रेजेंट करो।
ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करो। तो ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक तीर बनाना पड़ेगा, लंबा सा एरो बनाना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे स्केलिंग करनी पड़ेगी, अपनी वाली स्केलिंग, जिसको हिंदी में पैमाना कहते हैं। स्केलिंग अपनी कंफर्ट के हिसाब से करेंगे। जैसे यहाँ पर चूंकि मेरे पास जगह यहाँ कम है, तो हमने लेटस कंसीडर किया कि 4 kg मीटर पर सेकेंड बराबर 1 सेंटीमीटर, कि 4 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड बराबर 1 सेंटीमीटर, और 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड कितना हो जाएगा 1/4 के, तो 16 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड कितना हो जाएगा 16, 1/4 × 16 यानी कि 4 सेंटीमीटर। तो मुझे स्केल से एक 4 सेंटीमीटर लंबा एरो बना देना है, जो कि नीचे की ओर होगा। क्योंकि ये एरो हमने बनाया है फॉर द मोमेंटम, तो आप इस एरो के साइड में मोमेंटम लिख दीजिए, या फिर मोमेंटम का सिंबल होता है P, और P पर ऐसे एरो लगा दीजिए, तो भी अंडरस्टूड है दिस एरो फॉर द मोमेंटम। इसी तरीके से अगर वेलोसिटी लिखना नहीं चाहते, वेलोसिटी का सिंबल बनाना चाहते हैं, तो ऐसे V बनाइए, ऊपर एरो लगा दीजिए, तो ये इंडिकेट हो जाएगा कि दिस एरो इज फॉर द वेलोसिटी। नोट करिए, तब तक मैं एक क्वेश्चन और फ्रेम करता हूं आपके लिए। ये एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी दी जाएगी और हमें उसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। तो क्वेश्चन है यहाँ पर, रिप्रेजेंट फॉलोइंग वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज ज्योमेट्रिकली। तो पहले पार्ट में वेलोसिटी है जो कि 100 मीटर पर सेकेंड है, और ये 30 डिग्री पर है फ्रॉम ईस्ट। ये जो वेलोसिटी है वो ईस्ट से 30 डिग्री पर है। दूसरा क्वेश्चन है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी फोर्स है, 2000 न्यूटन है, और इन नॉर्थ है। इसको भी हमें ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। और तीसरा है हमारे पास में वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है एक्सेलरेशन, इसकी वैल्यू है 200 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये है इन वेस्ट। इन तीन लोगों को हमें ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। इसके ऊपर ये जितना भी लिखा हुआ है उसको हटा सकते हैं, रफ कर दें। यस सर। एवरीवन? यस सर। ठीक, हटा। यस। ओके, तो अब हमें इनको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। तो ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए तीर बनाते हैं। तीर की लंबाई कुछ ना कुछ होती है, जो एरो की लेंथ होती है वो वैल्यू ऑफ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के बराबर होती है। सबसे पहले हम करते हैं एक, वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकेंड, जो कि 30 डिग्री पर है। कहां से? ईस्ट से। तो साइड में हमने फ्रेम बना लिया ईस्ट वेस्ट वाला। ये ईस्ट है, इसी को मैथमेटिक्स में एक्स एक्सिस कहते हैं। ये वेस्ट है, W फॉर, इसी को मैथमेटिक्स में माइनस का एक्स एक्सिस कहते हैं। ये नॉर्थ है, इसको प्लस वाई एक्सिस कहते हैं, और ये साउथ है, इसको माइनस वाई एक्सिस कहते हैं। तो अपना जो वेलोसिटी है वो 30 डिग्री पर है ईस्ट के साथ। तो पहले स्केलिंग कर लें, हिंदी में पैमाना कहते हैं। तो ये बहुत बड़ी वैल्यू है, तो स्केलिंग सोच समझ के करना। अगर आपने ऐसा सोचा कि 1 मीटर पर सेकेंड बराबर 1 सेंटीमीटर, तो ये बनेगा 100 सेंटीमीटर। तो वो स्केलिंग आप अपनी कंफर्ट के हिसाब से कर लें। तो हमने लेट अस कंसीडर कर लिया कि 10 मीटर पर सेकेंड बराबर 1 सेंटीमीटर।
8 मीटर पर सेकेंड बराबर 1/10 सेंटीमीटर। हमारे पास है 100 मीटर पर सेकेंड, 1/10 इंटू 100 10 सेंटीमीटर। तो मेरा जो एरो बनेगा वो 10 सेंटीमीटर लंबा बनेगा। तो स्केल उठाइए और कंपास की हेल्प लेनी है तो ले सकते हैं आप। और 30 डिग्री पर ईस्ट से 30 डिग्री पर एक एरो बना दिया जिसकी लंबाई होगी 10 सेंटीमीटर। तुमको ये दिखाई देगा कि ये 10 सेंटीमीटर लंबा एरो है, लेकिन एक्चुअल में जो मीनिंग है वो ये 10 सेंटीमीटर का मतलब है 100 मीटर पर सेकेंड। तो इस एरो के पास लिख दिया वेलोसिटी, क्योंकि ये वेलोसिटी का सिंबल v ही होता है, और इस एरो की लंबाई है 10 सेंटीमीटर, और साइड में लिखा 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू है 100 मीटर पर सेकेंड। इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो हमने सोची। दूसरा वाला क्वेश्चन करते हैं। दूसरा वाला फोर्स 2000 न्यूटन का है नॉर्थ की तरफ। तो फोर्स 2000 न्यूटन है और नॉर्थ में, तो फिर से एक बड़ी जबरदस्त वैल्यू है, भारी भरकम वैल्यू है। स्केलिंग सोच समझ के करें। तो हमने कहा कि भाई ऐसा अगर माने कि 10 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर, या और बेहतर आप अपनी तरफ से मान सकते हो, चलो 50 न्यूटन, ये टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। तो 50 न्यूटन बराबर है 1 सेंटीमीटर, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1/50 सेंटीमीटर। तो 2000 न्यूटन इज इक्वल टू 1/50 इंटू 2000, 0 0 5 4 40 सेंटीमीटर। अरे बहुत जबरदस्त है ये तो। 40 सेंटीमीटर स्केल में चलो बन भी जाएगा, क्योंकि स्केल तो आपकी जो है 15 सेंटीमीटर नॉर्मल में और 30 सेंटीमीटर स्पेशल केस में होती है। लेकिन इतना बड़ा पेज कहाँ से लाओगे? पेज भी तो आपके पास कॉपी का लिमिटेड पेज ही तो है। एंड दैट इज वाई स्केलिंग ऐसी होनी चाहिए कि जो चीज़ों को मैनेज कर ले। तो देखो 50 न्यूटन से 1 सेंटीमीटर लिया तो टिपिकल आ गया 40 सेंटीमीटर। स्केलिंग चेंज कर देते हैं। 200 नहीं, ये दैट डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस। ये कोई इशू नहीं है कि हम ये ले सकते हैं। आप जो भी लें, आपको लेंथ बनानी है, आपकी अपनी कॉपी में वो लेंथ बनेगी, तो ऐसा हो कि सब कुछ मैनेज हो जाए। ऐसा ना हो कि एरो की लेंथ इतनी ज़्यादा हो जाएगी कॉपी से बाहर निकल जाए, ऐसा भी ना हो कि वो जो लेंथ है वो बहुत बहुत छोटी हो जाए। तो एवरेज में सब चीज़ें मैनेज करिए। अभी फिलहाल 40 सेंटीमीटर बहुत ज़्यादा है, तो मैं लेता हूँ नेक्स्ट वन में 100 न्यूटन। 100 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जो हमने स्केल बनाया है आप भी वही बनाएं, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। 1/100 इंटू में 2000, 0 0 0 0, ये आया 20 सेंटीमीटर। एक एरो बनाना है 20 सेंटीमीटर। अगर आपको ये भी लग रहा है कि ये बहुत बड़ा हो जाएगा तो नया स्केल बना लें। फिलहाल हम इसी पर फोकस करते हैं। तो नॉर्थ होता है ऊपर की तरफ, तो ये लीजिए 20 सेंटीमीटर लंबा एक एरो बना दिया। और इस एरो के बगल में लिखा फोर्स, और इसकी जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है, और 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू है 2000 न्यूटन। सिमिलरली आप इसका भी स्केलिंग करके बना सकते हैं। तो क्या लगता है कि ज्योमेट्रिकली आपको अगर किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? स्केलिंग रखना, कि आप अपनी स्केलिंग क्या सपोज करते हो जिससे कि जो डायग्राम बनेगा वो बेहतर बने। तो बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे बताइए। हेलो, ठीक। तो इस एग्जाम्पल को आप कॉपी मत करो, केवल समझने के लिए था।
अब जब ज्योमेट्रिकली तुमने किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट किया, ज्योमेट्रिकली जब तुमने किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट किया तो कुछ बेसिक फंडे हैं, जरा उन पर ध्यान दो। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। जैसे ये हमारे पास में एक वेक्टर है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है इसका। एक वेक्टर ये है, कोई होगा, नाम नहीं बताया, लेकिन ये चूंकि दिख रहा है कि ज्योमेट्रिकली एरो बनाया गया तो ये कोई ना कोई वेक्टर ही होंगे। और एक वेक्टर ये है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर में सबसे जो पहला पॉइंट है वो ये कि जब कोई वेक्टर शिफ्ट होता है, जैसे मान लो ये वेक्टर है, ये वेक्टर, ये रहा वेक्टर, ये अभी मेरी क्लास में ये वेक्टर है। चलो इस वेक्टर का नाम भी दे देते हैं समझने के लिए। इस वेक्टर का नाम P है, इस वेक्टर का नाम Q है और इस वेक्टर का नाम B है। तो इस समय मेरी क्लास में मेरे बोर्ड पर 3 वेक्टर हैं। P वेक्टर दिख रहा है, Q वेक्टर दिख रहा है और B वेक्टर दिख रहा है। तो आपने कहा सर हम इस P वेक्टर को अपने घर ले जाएंगे। तो हमने कहा ठीक है, ले जाओ। इसका मतलब ये जो वेक्टर है वो अपनी जगह बदलेगा। अभी मेरी क्लास में है, अब ये तुम्हारे घर पहुंचेगा। तो रूल ये कहता है कि जब कोई वेक्टर अपनी जगह बदलता है, जब कोई वेक्टर अपनी पोजीशन बदलता है, जगह बदलता है, तो इस सिचुएशन में ना तो वेक्टर की वैल्यू बदलती है ना ही डायरेक्शन बदलती है। यानी ये वेक्टर जैसा है ऐसा ही ये आपके घर तक पहुंचेगा। ये नहीं कि आप इसको तोड़ दो, मरोड़ दो, इसको ट्विस्ट कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। यानी रूल क्या है, अगर कोई वेक्टर शिफ्ट होगा तो वो एक जगह से दूसरी जगह तो जाएगा, लेकिन ऐसा करने में ना तो उसकी लेंथ बदलेगी, मतलब मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा, और ना ही उसकी डायरेक्शन बदलेगी। ये वाला वेक्टर है, सपोज कर लेते हैं ये वेक्टर जो है 2 किलोमीटर लंबा है। ऐसा मान लो कि ये वेक्टर 2 किलोमीटर लंबा है, 2 किलोमीटर लंबा ये वेक्टर है और आप इसको अपने घर ले जाना चाहते हो। तो आपके स्कूल बैग में तो ये आ नहीं पाएगा, तो मोड़ने की परमिशन नहीं है। आप अपनी इसको गाड़ी में ले जाना चाहते हो तो आ नहीं पाएगा। तो कुल मिलाकर के ये जो वेक्टर 2 किलोमीटर लंबा है और नीचे की तरफ है, ये जब अपनी जगह बदल के जाएगा तो नई जगह पे जब पहुंचेगा तो भी ये 2 किलोमीटर लंबा ही होगा और डायरेक्शन में नीचे की तरफ ही होगा। ये दोनों एग्जाम्पल से आप इस चीज को समझिए कि प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर में एक पहला पॉइंट निकल चुका है। अगर कोई वेक्टर शिफ्ट होता है या आप किसी वेक्टर को अगर शिफ्ट करते हैं, जगह उसकी बदलते हैं, तो ये काम करते समय आपको ध्यान रखना पड़ता है ना तो वेक्टर की डायरेक्शन बदलेगी और ना ही वेक्टर का मैग्नीट्यूड बदलेगा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर में फर्स्ट पॉइंट आ गया कि ड्यूरिंग शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स, ड्यूरिंग शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स, इट्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड माने लेंथ मतलब वैल्यू, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑलवेज रिमेन सेम, ऑलवेज रिमेन सेम। तो ये पॉइंट आया कि वेक्टर को अगर आप शिफ्ट करोगे तो इसकी ना तो डायरेक्शन बदलती है ना ही इसका मैग्नीट्यूड बदलता है। इस सिचुएशन के साथ आप वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हो, कहीं भी ले जा सकते हो। दूसरा पॉइंट है यहां पर कि जब भी हम वेक्टर में ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशंस दिखाते हैं तो ये जो एरो होता है, जहां पे ये तीर लगा है, इसको हेड कहते हैं और जो बच गया उसको टेल कहते हैं। हेड को फाइनल पॉइंट भी कहा जाता है, फाइनल पॉइंट, और टेल को इनिशियल पॉइंट भी कहा जाता है।
तो ज्योमेट्रिकली जब हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं इन ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, हाँ जी, सर कोई अंदर आने के लिए ट्राई कर रहा है। तो काफी टाइम हो गया है। तेजस है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर में जो सेकंड पॉइंट है, इन ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर आपके पास होता है हेड पॉइंट और आपके पास होता है टेल पॉइंट। तो जब भी आप वेक्टर में ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशंस करोगे, इन ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर वी है हेड वाला पॉइंट और टेल वाला पॉइंट। हेड वाले पॉइंट पर एरो लगा होता है, जैसे कि ये देखो, ये हेड है, ये रहा हेड और ये टेल है। इसी तरीके से ये रहा हेड। तो हेड पॉइंट कहाँ होता है? तो हेड पॉइंट वहां होता है जहां पे तीर लगता है, और टेल पॉइंट कहाँ होता है? जहां से वेक्टर स्टार्ट होता है। तो वेक्टर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है दैट इज कॉल्ड द टेल, एंड इनिशियल पॉइंट इज फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड द हेड, जहां पे वेक्टर खत्म होता है। जैसे अगर आप इसको देखें तो साफ साफ समझ में आता है कि यहाँ से वेक्टर स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर खत्म हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड द इनिशियल पॉइंट, इसको टेल कहेंगे, और दिस वन इज ए फाइनल पॉइंट, इसको हेड कहेंगे। ये रहा प्रॉपर्टी में सेकंड नंबर पॉइंट। तीसरा, ड्यूरिंग कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, ड्यूरिंग कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, ड्यूरिंग कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, जैसे एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर को कंबाइंड कराना। तो ड्यूरिंग कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स वी है टू चॉइस, चॉइस वन, हेड और टेल कॉम्बिनेशन, और चॉइस टू टेल कॉम्बिनेशन, टेल कॉम्बिनेशन। तो अगर आप ये सोचते हैं कि हम वेक्टर्स को कंबाइन करेंगे, तो आपके पास में केवल दो ही चॉइस है, हेड टेल कॉम्बिनेशन। अब हेड टेल कॉम्बिनेशन क्या है? इसमें एक वेक्टर की हेड दूसरी वेक्टर की टेल के साथ मिलेगी, यानी कि कंबाइंड होगी। और टेल कॉम्बिनेशंस क्या है? इसमें एक वेक्टर की टेल दूसरी वेक्टर की टेल के साथ मिलेगी। ये दो चॉइस है कॉम्बिनेशंस करने की। नोट करिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। अगर आप ऐसा इरादा रखते हो कि हम दो वेक्टर्स को कंबाइंड करेंगे, तो आपके पास में दो चॉइस हैं, एक है हेड और टेल कॉम्बिनेशन और दूसरी है टेल और टेल कॉम्बिनेशन। ये जैसे लिखे हुए हैं ये वैसे ही एक्शन में भी होते हैं। अब जैसे हेड और टेल कॉम्बिनेशन, जरा देखते हैं हेड और टेल कॉम्बिनेशन क्या होगा। तो हेड और टेल कॉम्बिनेशन में एक वेक्टर की हेड दूसरे वेक्टर की टेल के साथ मिला करेगी। समझना बात हो गई, इसमें कुछ लिखने से फायदा नहीं है, कहानी सुनाने से यहाँ कोई फायदा नहीं है। जैसे हेडिंग है वैसा इसका एक्शन भी है कि यहाँ पर एक वेक्टर की हेड और दूसरे वेक्टर की टेल आपस में मिलती है। तो जैसे हमारे पास में एक वेक्टर ये है, इसका नाम है स्मॉल ए, एक वेक्टर ये है, इसका नाम है स्मॉल बी, और एक वेक्टर ये है, इसका नाम है स्मॉल सी। और आप कहते हो कि सर इनको हमको कंबाइंड करना है, चलो कंबाइंड कर देते हैं और हेड टेल कॉम्बिनेशन करना है। तो
इनको कंबाइंड करने के लिए देखो भाई मेरी चॉइस क्या है। सबसे पहले मैंने बी को उठाया, उसके बाद मैं ए को उठाऊंगा और आखिरी में मैं पिक करूंगा सी को। मेरा जो सीक्वेंस होगा वो ये वाला होगा। सबसे पहले बी को उठाया। याद रखो जब वेक्टर अपनी जगह बदलेगा ना तो वैल्यू बदलेगी ना ही डायरेक्शन बदलेगी। इस बात का ध्यान रखना कि मैं इस वेक्टर बी को उठाता हूं और इस जगह पर रख देता हूं। तो इस काम को करते समय ना तो वेक्टर बी की वैल्यू चेंज होगी और ना ही डायरेक्शन चेंज होगी। तो बहुत केयरफुली हमको ये काम करना पड़ता है। देखते हैं कि वेक्टर बी को मैंने पिक किया है, ये लीजिए, ठीक हो गया, वेक्टर बी आ गया। बी के बाद हम ए को लेने वाले हैं, तो ये ए को उठाया है। अब देखिए एक वेक्टर की हेड और दूसरे वेक्टर की टेल मिलानी है। हेड टेल कॉम्बिनेशन का मतलब ही है। तो ए वेक्टर को उठाया और यहां पे ऐसे सेट कर दिया लाइक दिस। ये ए वेक्टर हो गया। आप देख सकते हैं कि एक की हेड और दूसरे की टेल आपस में मिली है। जैसा हेडिंग है यहाँ पर उसी तरीके का उसका एक्शन भी है कि एक वेक्टर की हेड और दूसरे वेक्टर की टेल आपस में मिलाते चलिए। फिर हमने सी को लिया, तो सी वेक्टर को पिक किया और सी वेक्टर को भी कंबाइन कर दिया। ये सी वेक्टर, तो आप देख सकते हो हर जगह पर यहां पर जो कॉम्बिनेशन हुआ है हेड और टेल का है और यहां पर जो कॉम्बिनेशन हुआ है वो भी हेड और टेल का है। तो हेड और टेल का कॉम्बिनेशन है यहां पर, एंड दिस इज द हेड टेल कॉम्बिनेशंस। और एक कॉमन सेंस की बात है कि कॉम्बिनेशन हमेशा सेम नेचर में होता है। सेम नेचर में, जैसे मास के साथ कंबाइंड होता है, पैसे के साथ कंबाइंड होते हैं। कभी आपने जो है रुपए को पैसे के साथ कंबाइंड नहीं किया होगा। जब कभी आपने ये काम किया होगा तो या तो पैसे को रुपए बनाया होगा या रुपए को पैसे बनाया होगा। सेम नेचर में ही कॉम्बिनेशन होता है, लेंथ के साथ कंबाइंड होती है। तो अगर यहाँ पर हमसे ये पूछा जाए कि ये जो तीनों वेक्टर आपने कंबाइंड किए हैं इनका नेचर कैसा रहा होगा, तो सेम नेचर रहा होगा। अगर ये पहला वाला वेक्टर फोर्स का है, बाकी दोनों भी फोर्स को ही रिप्रेजेंट करते होंगे क्योंकि सेम नेचर में कॉम्बिनेशन होता है। और 3 या 30 लोगों को ले आइए, हम हेड और टेल मिलाते जाएंगे और प्रोसेस में आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब आपने कॉम्बिनेशन की ये वाली चॉइस फॉलो करी। आपने पहले ए लिया, बाद में बी लिया और आखिरी में सी को लिया। चलो देखते हैं कि आपका कॉम्बिनेशन कैसा होगा। सबसे पहले आपने ए को लिया, तो ए को आपने ले लिया भाई, ये देखिए ए हो गया। तो इस ए को उठाया यहां पे रख दिया। उसके बाद हमने बी को लिया, तो बी आपका ये रहा। अब हेड और टेल मिलानी है, बहुत आसान सा काम है। थोड़ा सा केयरफुल आप रहिए और सिचुएशंस को फॉलो कर लीजिए। बी आ गई, फिर हमने सी को पिक किया और कंबाइन कर दिया। तो ये जो डायग्राम मेरा वाला दिख रहा है और जो तुम्हारा वाला डायग्राम दिख रहा है वो देखने में तो अलग अलग है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे वाले डायग्राम में भी तुमने तीनों वेक्टर्स का हेक्टल कॉम्बिनेशंस किया है और मैंने भी अपने यहाँ पर तीनों वेक्टर्स का हेक्टल कॉम्बिनेशंस किया है। तो हेक्टल कॉम्बिनेशंस ये नहीं कहता कि आप पहले इसको लो बाद में इसको लो, दैट डिपेंड्स अपॉन द योर चॉइस। लेकिन जब एक बार डिसीजन आ जाता है कि हमें इसको लेना है, इसके बाद फिर ये सीक्वेंस होगा, इसके बाद फिर ये सीक्वेंस होगा, उसी सीक्वेंस से आगे बढ़ते जाइए, हेड और टेल मिलाते जाइए। याद रखिए जब तुम ये काम करोगे तो वेक्टर्स को एक जगह पर लाओगे और जब वो एक जगह पर लाओगे तो वेक्टर को शिफ्ट करना पड़ेगा। बट इस पूरे काम में ना तो वेक्टर की वैल्यू बदलेगी और ना ही वेक्टर की डायरेक्शन बदलेगी। जो ऑर्डर चॉइस है, जैसे मैंने पहले बी लिया, फिर ए लिया, फिर सी लिया, तो मेरा डायग्राम आप देख लो।
तुमने जो ऑर्डर बनाया है, पहले ए लिया, फिर बी लिया, फिर सी लिया, तुम्हारा जो डायग्राम बनाया है उसको देख लो। तो मेरा डायग्राम और तुम्हारा डायग्राम देखने में अलग अलग है, इसको कहते हैं अनसिमेट्रिकल होना, यानी जो हेक्टल कॉम्बिनेशन है दैट इज अनसिमेट्रिकली। अनसिमेट्रिकली का मतलब हो गया कि तुमने जो डायग्राम बनाया होगा हेक्टल कॉम्बिनेशन में, जिस ऑर्डर में बनाया होगा, पहले इसको, बाद में इसको, फिर इसको, और जो अदर कैंडिडेट है उसने जिस सीक्वेंस में उनको बनाया होगा, दोनों के जो डायग्राम है वो अलग अलग हो सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर हुआ। हाँ, अगर तुमने जो ऑर्डर लिया है वही ऑर्डर दूसरे ने भी लिया है, तो फिर डायग्राम्स कैसे होंगे? सेम होंगे। ये आपका हो गया हेक्टल कॉम्बिनेशंस। टेल कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं भाई। टेल कॉम्बिनेशन जैसा आप यहां देख रहे हो बिल्कुल वैसा ही एक्शन भी होगा। एक वेक्टर की टेल दूसरे वेक्टर की टेल के साथ मिलेगी। हेक्टल कॉम्बिनेशंस और टेल कॉम्बिनेशंस, तो एक वेक्टर की टेल दूसरे वेक्टर की टेल के साथ मिलेगी, तो कुछ वेक्टर्स लेते हैं, जरा उनका टेल कॉम्बिनेशंस भी करते हैं। क्या हुआ बताओ? तो गलती से नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई। चलो कोई बात नहीं। देखिए टेल कॉम्बिनेशंस क्या है, इसमें भी मुझे कुछ लिखना नहीं है। एक वेक्टर की टेल दूसरे वेक्टर की टेल के साथ मिलाते चलिए। तो एक वेक्टर ये है, इसका नाम ए है, एक वेक्टर ये है, इसका नाम बी है, और एक वेक्टर ये है, इसका नाम सी है। मुझे टेल कॉम्बिनेशन करना है, तो ध्यान देना, मैं जो ऑर्डर फॉलो करूंगा वो ए होगा, बी होगा, सी होगा। यानी पहले मुझे ए को लेना है, बाद में बी को लेना है, फिर सी को लेना है। नाउ पिक द ए। इस ए को उठाया और एक नई सिचुएशन पे जाके उसको रख दिया, ए आ गया। फिर मुझे बी को लेना है, एंड बी केयरफुल, अब की बार टेल और टेल मिला दी, ये आपका बी आ गया। फिर हमने सी को पिक किया, रख दिया यहां पर, ये सी आ गया, हो गया टेल कॉम्बिनेशन। अच्छा, अगर आपने सीक्वेंस बदल दिया है, आपने कहा सर पहले हम सी को लेंगे और फिर ए को लेंगे, फिर बी को लेंगे, चलो देखते हैं क्या होता है। पहले आपने सी को लिया, तो यहां पर आपने सी को लिया, फिर आपने ए को लिया, फिर आपने ए को लिया, लास्ट में आपने बी को लिया। टेल और टेल मिलानी, ये आपका बी हो गया। अब आप जरा देखो, तुम्हारा जो सीक्वेंस है और जो हमारा सीक्वेंस है वो अलग अलग है, लेकिन देखो डायग्राम देखने में एक जैसे है, ये दोनों डायग्राम एक जैसे दिख रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि टेल कॉम्बिनेशंस में जो सिचुएशंस होती है सिमेट्रिकल होती है, चाहे जो ऑर्डर लिया जाए। जब हम डायग्राम देखेंगे, इस ऑर्डर का डायग्राम देखा, डिफरेंट ऑर्डर का डायग्राम देखा, तो डायग्राम एक ही जैसा दिखेगा, और इसलिए टेल जो कॉम्बिनेशन है वो आपका सिमेट्रिकल है। हेड टेल कॉम्बिनेशंस में मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ, डायग्राम से ही सारी चीजें समझने की, समझाने की कोशिश करना है आपको कि हेड टेल कॉम्बिनेशंस में 1 बाई 1 वेक्टर उठाते जाइए, एक का हेड दूसरे का टेल मिलाते जाइए। टेल कॉम्बिनेशंस में 1 बाई 1 वेक्टर उठाते जाइए, एक की टेल दूसरी की टेल के साथ मिलाते जाइए, और जब लास्ट में सिचुएशंस कंप्लीट हो जाए तो ये तैयार हो गया हेक्टल कॉम्बिनेशंस, और ये तैयार हो गया टेल कॉम्बिनेशंस। किस तरीके से वेक्टर्स के ऑर्डर लेने हैं दैट इज टोटली योर चॉइस, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। तो जब आप ये कहते हो कि हमें वेक्टर्स को कंबाइन करना है, तो आपके पास में केवल दो चॉइस होती है, एक होती है टेल कॉम्बिनेशंस, दूसरा होता है हेक्टल कॉम्बिनेशंस।
टेल टेल कॉम्बिनेशंस कैसे करते हैं, हेड टेल कॉम्बिनेशंस कैसे करते हैं, ये हमने देखा। जो बात हमने आपको लिखाई नहीं है लेकिन ये लॉजिकली और अच्छे से आपको जो है ये पता है कि कॉम्बिनेशन हमेशा सेम नेचर में होता है। किलोमीटर कभी मीटर के साथ कंबाइन नहीं होता, जब मीटर वाला किलोमीटर बनता है तभी कंबाइंड होता है। कॉम्बिनेशन हमेशा जो है सेम नेचर में होता है, इसलिए कॉम्बिनेशन में शामिल होने वाले सारे वेक्टर्स, जैसे यहाँ पर ये तीनों वेक्टर सेम नेचर के रहे होंगे। सेम नेचर मतलब इनका अपना जो भी प्रॉपर्टी है, सपोज कर लेते हैं कि ए ने कहा हम तो वेलोसिटी हैं, तो बी और सी भी वेलोसिटी होंगे, तभी कॉम्बिनेशंस बनेगा। नोट करिए सपोर्टिंग डायग्राम के साथ।